अशोक रो रहा है। उसके आसपास लोगों की भीड़ है। सामने एक मृत शरीर रखा है जो उसकी पत्नी शांति का है। सभी लोग उसके बेटों और बहुओं के आने का इंतजार कर रहे हैं। अशोक अपनी पत्नी शांति के पास जाकर बैठ गया और पुरानी यादों में खो गया। उसे आज भी याद है शांति किस तरह से लाल जोड़े में सजी धजी मंडप में बैठी थी। घर आते ही उसने किस तरह सब जिम्मेदारियां निभाई। माँ बाबूजी सबकी खुशी का ख्याल रखा। मैं स्कूल में एक अध्यापक था। तनख्वाह ठीक थी और माँ बाबूजी खेत का काम देख रहे थे। फिर भी शांति ने लेडीज टेलर का काम शुरू कर दिया। वो कहती थी 4 रुपए ज्यादा कमा लेंगे तो हमारे बच्चों के ही काम आएंगे। और उसकी बात सही भी निकली। जब 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ जिनका नाम राजेश और नवीन रखा, सब घर में कितने खुश थे। बच्चे देखते ही देखते बड़े हुए। 10वीं पास की तो शांति ने कहा क्यों ना बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भेज दे। मन तो नहीं था पर सोचा बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी, उनका भविष्य संवर जाएगा। आज भी याद है जब वो दोनों बेटों को पहली बार शहर छोड़ने गए थे। शांति कितना दुखी थी। बच्चे भी शांति से गले लगकर रोने लगे थे। जैसे ही छुट्टियां लगती गांव आ जाते। मन ही नहीं करता उनका जाने का। माँ माँ करते सारा दिन शांति के आगे पीछे घूमते। मेहनत सफल हुई। दोनों बेटों की अलग अलग शहर में अच्छी नौकरी लग गई। दोनों नौकरी के कारण व्यस्त हो गए पर फिर भी अधिकतर शनिवार रविवार गांव आ ही जाते। कितने अच्छे थे वो दिन। हम सब बहुत खुश थे। फिर सोचा दोनों की शादी कर देते हैं। राजेश और नवीन की शादी कर दी। दोनों बहुएं भी शहरी और पढ़ी लिखी थीं। अब नवीन और राजेश का गांव आना बहुत ही कम हो गया। महीने में एक बार ही आते। जब अशोक शांति से कहता कि दोनों ने गांव आना कम कर दिया तो शांति कहती अब उनकी पत्नियां आ गई हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तुम नहीं समझोगे, उनको अपनी पत्नियों के हिसाब से भी देखना पड़ता है ना। अब बेटों ने मोबाइल ला दिया तो फोन पर हाल चाल जान लेते। कुछ समय के बाद पोते पोती भी हो गए पर बेटे और बहू कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए। अब साल भर में एक ही बार घर आते और वो भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए। फोन पर बात करना भी बहुत ही कम हो गया। एक बार जब अशोक राजेश और नवीन से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा पिताजी, शहर का जीवन और नौकरी दोनों ही इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है? आप तो यहाँ गांव में आराम से जीवन बिता रहे हैं। अशोक को दोनों की बात बहुत बुरी लगती है पर उसने शांति को कुछ नहीं कहा। घर सूना सूना लगने लगा था। अब बस अशोक, शांति और घर में काम करने वाला मोहन ही एक दूसरे का सहारा थे। मोहन कहने को तो नौकर का बेटा था पर बेटे जैसा ही था। वो हमारी बहुत सेवा करता था, बहुत ध्यान रखता। शांति समझती सब थी पर कुछ कहती नहीं थी। बस चुपचाप अकेले में बेटे और बहू, पोते पोती से मिलने के लिए तरसती रहती। पहले नवीन और राजेश शहर आने का भी कहते थे पर अब जब हम वहां जाने का कहते तो बहाना बना देते। कहते घर है, जमीन है, उनकी देखभाल कौन करेगा। इन्हीं सब बातों के चलते शांति बहुत उदास रहने लगी थी। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब वह बिस्तर से उठने और चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई। जब अशोक ने नवीन को फोन लगाकर शांति की तबीयत के बारे में बताया तो नवीन ने कहा कि उसे अगले महीने विदेश जाना है, अभी तो आना नामुमकिन है। और राजेश ने कहा मकान का काम चल रहा है, उसी में लगा हुआ हूँ, अभी नहीं आ सकता। आपको पैसे भेज देंगे, एक काम वाली लगा लो जो माँ की सेवा करे। शांति पूरा समय सबको रोज याद करती पर वो नहीं आए। हर बार कोई न कोई बहाना बना देते। एक दिन शांति ने कहा कहीं हमने बच्चों को शहर भेजकर गलती तो नहीं करती? क्या हमारे संस्कार में कोई कमी रह गई? अब शांति को क्या कहूँ, हमारे बच्चे बदल गए। वो अब गांव नहीं आना चाहते। उससे झूठ बोलता रहता कि आ जाएंगे और इसी तरह राह देखते देखते एक दिन शांति चल बसी। अशोक अपने अतीत से बाहर आता
और कहता कि चलो शांति को दाह संस्कार के लिए लेकर। सब बड़ी हैरानी से अशोक को देखते हैं। तभी अशोक के घर का काम करने वाला नौकर मोहन कहता है कि साहब थोड़ा रुक जाते हैं, दोनों भैया को तो आ जाने दो, मैंने उन्हें फोन करके सूचना दे दी है। अशोक कहता है क्या करेंगे अब वो यहाँ आकर, जब उनकी माँ उन्हें याद करती रहती थी तब तो नहीं आए। फिर नवीन और राजेश थोड़े समय में आ जाते हैं और उनके आने के बाद शांति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 2 दिन बाद राजेश और नवीन शहर जाने की बात करते हैं और कहते हैं हम माँ की 13वीं के 1 दिन पहले वापस आ जाएंगे। अशोक और मोहन उन दोनों को हैरानी से देखते हैं और अशोक कह देता है ठीक है। राजेश और नवीन दोनों ही वापस आते हैं और 13वीं का कार्यक्रम कर चले जाते हैं। पर वो एक बार भी अशोक को नहीं कहते हैं कि पिताजी आप यहाँ क्या करोगे अकेले, हमारे साथ चलो। अशोक निराश हो जाता है। अकेलापन उसकी जिंदगी में आ गया था। कहने के लिए बस मोहन ही था उसका एकमात्र सहारा। अशोक शांति की तस्वीर देख कहता कहाँ कमी रह गई, कितने प्यार से पाला बच्चों को, पर बच्चे शहर जाकर पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि अपने माँ पिताजी को ही भूल गए। धीरे धीरे अशोक की हालत कमजोर होने लगी, अंदर से एक घुटन होने लगी थी। उसे मोहन ने कई बार कहा कि राजेश नवीन भैया को बुला लेते हैं, पर अशोक नहीं बुलाना चाहता था अब उन्हें। अशोक समझ गया था अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए उसने वकील से अपनी वसीयत भी बनवा दी और एक खत लिखने को कहा और वकील से कहा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं और मेरे बेटे यहाँ आए तब ये खत उन्हें पढ़कर सुना देना। एक दिन अशोक भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मोहन ने फोन कर राजेश और नवीन को सूचना दी। दोनों गांव आए, पर जैसे ही अशोक के पास आने लगे तभी वकील ने उन्हें रोक दिया और कहा पहले तुम्हारे बाबूजी ने खत में जो लिखा है उसे सुन लो। वकील ने खत पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था नवीन राजेश, हम तुम्हारे जन्म से बहुत खुश थे। तुम्हें काबिल बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की, पर अब हमारे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करते करते चली गई और उसके जाने के बाद तुमने मुझे एक बार भी अपने साथ चलने को नहीं कहा। तुम शहर के रंग में इस कदर रंग गए कि माँ बाप तक को भूल गए। आज मैं तुमसे अपनी औलाद होने का हक छीनता हूँ और अपनी चिता को मुखाग्नि देने का हक मोहन को देता हूँ, जिसने हमारी बहुत सेवा की, बहुत प्यार दिया। यही मेरी अंतिम इच्छा है। अशोक को विदाई देने के बाद अगले दिन वकील वसीयत पढ़कर सुनाता है। अशोक जी ने ये घर एक वृद्धाश्रम के नाम कर दिया है क्योंकि वो चाहते थे कि घर बेसहारों का सहारा बने और अपने खेत मोहन के नाम कर दिए। जैसे ही राजेश नवीन की पत्नियां वसीयत सुनती है, मोहन से कहती है हमारे पतियों का हक छीन लिया तूने। इतने में मोहन कहता है ले लो आप ये जमीन, लेना चाहती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया और मुखाग्नि देकर मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, वो ही मेरे लिए बहुत है। मैं लालची और कठोर नहीं हूँ। लाइए जायदाद के पेपर, अभी हस्ताक्षर कर देता हूँ। ये सुन नवीन और राजेश का मन आत्मग्लानि से भर जाता है और अब वो चाहकर भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, वसीयत भी वापस नहीं लेते। दिल में बहुत अफसोस है कि वक्त रहते माँ बाबूजी को समझा होता, कुछ वक्त उन्हें दिया होता। इसीलिए हर साल अब माँ बाबूजी की बरसी पर दान पुण्य कर अपने मन को हल्का करने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।